हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस। माई सेल्फ पीके गांधी और आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू सेशन 1। यानी हमने सेशन 1 कंप्लीट किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द वेदास, फ्रॉम द मीडिवल एरिया, फ्रॉम द मुगल एरिया, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ था दैट इज फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी अप टू द 2022 जहाँ पे मर्ज हुआ था। और उसमें हमने डिस्कस किया था दैट इज 3 phases। Phase 1 that is the early phase of development of banking, Phase 2 that is the nationalization of banking, and Phase 3 that is the liberalization and economic reforms in banking। ये जो तीन फेज है जो हमने फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, और उसी रिलेटेड जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इस तरह से है, विच बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1921 व्हेन 3 banks namely Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras were reorganized and amalgamated to form a single banking entity। ऑप्शन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर नन ऑफ दी अबो। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन हमें दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही हमने डिटेल में, यानी ये जो टॉपिक है बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है सेशन 1 में। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी सेशन 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप सेशन 1 को फॉलो कीजिए। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज इन 1806 बैंक ऑफ बंगाल, दैट इज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक। अगर फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक की बात करेंगे दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, स्टार्टेड इन 1806 विथ हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, सेकंड बैंक आई थी बैंक ऑफ बॉम्बे, उसका हेडक्वार्टर बॉम्बे था, मुंबई अब राइट नाउ। दैट स्टार्टेड इन 1840, दैट इज द सेकंड, वो क्या थी, सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक थी। एंड बैंक ऑफ मद्रास दैट वाज स्टार्टेड इन 1843, ओके, उसका हेडक्वार्टर दैट इज अगेन इन मद्रास, दैट इज चेन्नई। तो वो स्टार्ट हुई थी, दैट इज द थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक 1843 में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और इन 1921 these 3 banks अमलगेटेड, यानी ये 3 बैंकों मर्ज हो गई और एक सिंगल बैंक होती बनी। वो कौन सी बैंक थी, दैट इज नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी ये तीनों बैंक मर्ज हो गए एक सिंगल एंटिटी, एंड दैट इज अ प्राइवेट एंटिटी। ये आपको याद रखना है, दैट इज अ प्राइवेट एंटिटी, उसका नाम क्या था, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी इन 1955 इट वॉज नेशनलाइज, वो नेशनलाइज हुई थी और उसका नाम क्या दिया गया था, दैट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड दैट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स द फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैंने आपको जो बोला वही है, वो मर्ज इनटू अ सिंगल एंटिटी इन 1921 एंड विच केम टू नोन एज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, दैट वाज अ प्राइवेट एंटिटी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन 1980 डैश बैंक्स वर नेशनलाइज इन इंडिया। तो 1980 में कितनी बैंक जो है वो नेशनलाइज हुई थी, दैट इज हम बात कर रहे हैं फेज 2 के बारे में। फेज 2 दैट इज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर फेज 2 के बारे में बात करेंगे तो 1980 के बारे में बात करेंगे। अगर फेज 2 की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1969 देन 1980। ठीक है, 1969 और 1980 ये 2 ईयर आपको याद रखने होंगे, 1969 एंड 1980। क्यों याद रखना होगा, तो कितनी बैंक नेशनलाइज हुई थी, 3, 5, 6, 7 या फिर 14। तो यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि 1969 में ओके टोटल 14 बैंक्स, 1969 में कितना हुआ था, total 14 banks was nationalized and in 1980 total 6 banks were nationalized। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। यानी यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो मैंने आपको बताया that in 1980 total 6 banks was nationalized to provide government more power and command over the credit deal with 6 commercial banks in India was nationalized। वो बैंक कौन कौन सी थी, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, New Bank of India, Vijaya Bank and Punjab and City Bank। So these are the 6 banks that was nationalized in 1980। Additionally in 1993 New Bank of India merged with Punjab National Bank। तो 1993 में New Bank of India किसके साथ मर्ज हो गई थी, पंजाब नेशनल के साथ मर्ज हो गई थी। और मैंने आपको बोला 1969 में कितनी बैंक्स नेशनलाइज हुई थी, दैट इज 14 बैंक्स इन 1969। आपको याद रखना है 1969 14 बैंक्स, 1980 6 बैंक्स, ओके, एंड 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विथ पंजाब नेशनल बैंक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 6 बैंक्स वाज नेशनलाइज्ड इन 1980। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
अगेन सिमिलर क्वेश्चन, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1969? ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था कि 1969 में कितनी बैंक्स नेशनलाइज हुई थी, सो दैट इज टोटल 14 बैंक्स। ओके, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग है, टोटल कितनी बैंक्स नेशनलाइज हुई थी, सो दैट इज टोटल 14 बैंक्स वाज नेशनलाइज इन 1969। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड एन ऑर्डिनेंस बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969 एंड नेशनलाइज टोटल कितनी बैंक को नेशनलाइज की थी, 14 बैंक्स को जो है वो नेशनलाइज की थी इन 1969। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज 14 बैंक्स। क्लियर सबको, ये ऑलरेडी मैंने आपको साथ डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे ईयर भी आपको याद रखना होगा, 19 जुलाई 1969 14 बैंक्स वाज नेशनलाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर द सब्सिडरीज ऑफ SBI नेशनलाइज्ड? तो SBI की सब्सिडरी जो बैंक्स है वो कब नेशनलाइज हुई थी? तो ईयर आपको दिया गया है 1955, 1945, 1949, 1969 एंड 1959। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम बात कर रहे हैं कौन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी बैंक की बात करें, वो कब नेशनलाइज हुई थी। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुई थी, दैट इज इन 1955। ओके, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था और उसका नया नाम दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको मालूम हो जाना चाहिए कि 1945 1949 तो आने वाले हैं नहीं, तो हमारे पास 1955 है, 1969 है, 1959। अगर 1969 की बात करेंगे तो वहाँ पे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ भी डिस्कशन नहीं था, क्योंकि 1969 में क्या होता, 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नेशनलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था 1969 से 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। तो यहाँ पे उसकी जो सब्सिडरी बैंक्स है, यानी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर की बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर की बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ मद्रास की बात करेंगे, तो ये जो सब्सिडरी बैंक्स है उसको कब नेशनलाइज किया था, तो उसका आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज इन 1959। ये आपको याद रखना है, दैट इज इन 1959। आंसर कौन सा आ जाएगा, 1959 में सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड। Out of 8, only 5 are still working and will soon be merged with SBI। तो आप सबको मालूम है वो ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है अभी ये क्वेश्चन। तो आउट ऑफ जो 1959 में जो है वो इसको नेशनलाइज किया गया था सब्सिडरी को, और टोटल जो है 5 बैंक्स को जो मैं आपको बात की थी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला एंड ट्रावनकोर। तो 2017 में ये सभी 5 बैंक्स प्लस वो कौन सी बैंक, डेट इज महिला बैंक को भी मर्ज किया गया है, डेट इज इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर आ जाएगा 1959 में जो सब्सिडरी बैंक्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसको नेशनलाइज किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर सजेस्टेड बाय नरसिम्हा कमिटी टू रिपोर्ट ऑन बैंकिंग? तो कौन सा सजेशन दिया था नरसिम्हा कमिटी 2 में? ओके, so which of the following were suggested by Narasimha Committee to report on banking? First option is merger of the public sector banks and the financial institution, यानी जितनी भी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसको मर्ज करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है क्रिएटिंग अ 2 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। थर्ड, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ लोन रिकवरी, तो जो लोन रिकवरी की जो बात है उसको स्ट्रेंथ करना चाहिए। बोथ A and C, एंड ऑप्शन ई दैट इज नॉन ऑफ दिस। तो बहुत ही क्लियर है कि जब भी हम बात करते हैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की बात करते हैं, और नरसिम्हा कमेटी की अगर रिपोर्ट की बात करेंगे तो इनिशियल फेज में क्या हुआ था, तो इनिशियल फेज ज़्यादातर जो डिस्कशन था दैट इज द रिगार्डिंग द मर्जिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, जो हमने 1969 में भी देखा और 1980 में भी देखा, और उसके बाद भी जो है मर्जिंग स्टार्ट ही थे, कंटिन्यू है वो मर्जिंग। तो वहाँ पे बेसिक तो ये आंसर तो आने वाला है, दैट इज द मर्जर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द फाइनेंशियल सेक्टर, ये तो कंफर्म है। उसी के साथ यहाँ पे कहीं भी हमने ये नहीं देखा, कहीं भी हमने ये डिस्कशन नहीं किया दैट इज क्रिएटिंग ऑफ अ 2 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर, ये हमने कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग द लीगल फ्रेमवर्क लोन रिकवरी, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कशन हुआ था कि लोन रिकवरी जो है उसकी जो फ्रेमवर्क है उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and C, दैट इज मर्जर ऑफ द PSUs एंड सेकंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ लोन रिकवरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मर्जर्स ऑफ PSU एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ लोन रिकवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। Which of the following was the first Indian bank to open a branch on foreign soil? Okay, another important question.
कि वो कौन सी बैंक है जिसने खुद की ब्रांच फॉरेन कंट्री में स्टार्ट की थी। अगर आपको मैं हिंट दूं तो लंदन में स्टार्ट हुई थी इन 1946। वो कौन सी बैंक है जो लंदन में स्टार्ट हुई थी, जिसने उसका ब्रांच लंदन में स्टार्टअप किया था इन 1946? आपके पास ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इलाहाबाद एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने अपनी खुद की फर्स्ट ब्रांच जो स्टार्ट की थी दैट इज इन लंदन इन 1946 एंड वाज फाउंडेड इन 7 सितंबर 1906। तो बैंक ऑफ इंडिया कब फाउंड हुई थी? दैट इज 7 सितंबर 1906। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आंसर आएगा बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास इन इंडिया? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था? तो आई थिंक ये आप सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बैंकिंग अवेयरनेस की बात करेंगे तो एक सेक्शन की बात होती है, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा आएगा? 1947, 48, 49, 55, 55। तो वो कौन सा आता है? 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 is a legislation in India that regulates all banking firms in India. Initially, the law was applicable only to the banking companies, but 1965 it was amended to make it applicable to cooperative banks and to introduce other changes. तो हमें यहाँ पे याद रखना है Banking Regulation Act for all the public sector banks was passed in 1949 और cooperative banks के लिए कब पास हुआ था? That is in 1965. तो अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करेंगे तो उसका जो रेगुलेशन एक्ट जो पास हुआ था दैट इज इन 1965। तो ये दो जो ईयर है वो आपको याद रखने होंगे, दैट इज 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था एंड इन 1965 कोऑपरेटिव बैंकिंग का जो रेगुलेशन एक्ट है वो पास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1949। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ओरिजिनली हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई वर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो ये भी हमने सेक्शन 1 में डिस्कस किया था। तो पहले जो आरबीआई का जो लोकेशन था वो कौन सा था? कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई और मद्रास। ठीक है, आप सभी को आना चाहिए। दैट इज के मैंने बात की थी आरबीआई की हिस्ट्री की भी हमने डिस्कस किया है सेशन 1 के अंदर। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर आरबीआई की बात करेंगे दैट इज इन 1937 इट इज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। तो वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ था? कोलकाता टू मुंबई जो है वो शिफ्ट हुआ था। तो आंसर आ जाएगा कोलकाता। ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई दैट इज इन कोलकाता। और अगर आरबीआई की बात करेंगे तो आप सबको मालूम है दैट वाज आरबीआई जो है वो नेशनलाइज कब हुआ था? दैट इज 1 जनवरी 1949 में वो नेशनलाइज हुआ था आरबीआई। तो आरबीआई की हिस्ट्री हमने देखी है, 1926 से स्टार्ट होती है। ओके, उसके बाद 1934 में उसका बिल पास होता है। तो 1926 से जो है वो रिकमेंडेशन आता है कि हम हिल्टन यंग कमीशन से एक रिकमेंडेशन आता है कि 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के हमें एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका रेजोल्यूशन हमें पास करना चाहिए। 1934 में वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है फॉर द स्टार्टअप ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इन 1935 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट 1934, याद रखना, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन इन इंडिया इन 1935। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुई थी? 1935 में, लेकिन वो नेशनलाइज कब हुई थी? दैट इज इन 1949। ओके, राइट नाउ उसकी जो हेड ऑफिस है दैट इज हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दैट इज इन मुंबई। ओके, और उसकी जो 19 रीजनल ऑफिस है एंड 10 सब ऑफिस है। तो टोटल रीजनल ऑफिस आरबीआई की कितनी है? 19 है और टोटल 10 सब ऑफिस है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज द इनिशियली इट वाज इन कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच डेट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? तो वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। ऑन 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ओके वाज एस्टैब्लिश्ड। इट वाज ओरिजिनली स्टार्टेड एज अ शेयर होल्डर बैंक। ओरिजिनली वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? शेयर होल्डर बैंक से स्टार्ट हुई थी विद अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। इसका शेयर कैपिटल कितना था? 5 करोड़ एंड डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 5 करोड़ का कैपिटल था और शेयर वैल्यू कितनी थी? ₹100 ईच। हेडक्वार्टर मुंबई, ओके, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इज करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, इलाहाबाद बैंक वाज द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड एक्सक्लूसिवली बाय इंडियंस। तो ये पॉइंट भी मैंने डिस्कस किया था कि इलाहाबाद बैंक जो है दैट इज द फर्स्ट बैंक
दैट इज फुल्ली ओन्ड एंड मैनेज बाय। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक वो कौन सी बैंक थी? दैट इज वाज द फर्स्ट बैंक दैट इज टोटली मैनेज बाय इंडियंस। अगर पूरी बैंक मैनेज कौन कर रहा था? बाय इंडियंस, दैट इज द पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन अगर हम यहाँ पे इलाहाबाद बैंक की बात करेंगे तो इलाहाबाद बैंक वाज द फर्स्ट बैंक दैट इज फुल्ली ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडियंस। तो यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है, करेक्ट है, यानी ओनली वन तो आने वाला था। सेकंड, 7 बैंक्स फॉर्मिंग सब्सिडियरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन 1960। तो 1960 में टोटल 7 बैंक जो है वो नेशनलाइज हुई थी इन 1960। दैट इज द रॉन्ग आंसर। हमने ऑलरेडी MCQ दिखा था कि सब्सिडियरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज इन 1959। वो कब नेशनलाइज हुआ था? 1959। और कितनी बैंक थी? 5 बैंक। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सब्सिडियरी बैंक थी वो कब नेशनलाइज हुआ था? दैट इज इन 1959, नॉट 1960। यानी ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज ओनली 1, दैट इज करेक्ट। क्लियर सबको? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 1960 नहीं आएगा लेकिन 1959 हो गया था। दैट इज सब्सिडियरी ऑफ SBI वाज नेशनलाइज इन 1959। तो यहाँ पे आंसर आएगा ओनली 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। In India, the first bank of limited liabilities managed by Indians and founded in 1881 was। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट बैंक विथ लिमिटेड लायबिलिटीज। यानी ये भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि लिमिटेड लायबिलिटीज क्या है। यानी लिमिटेड लायबिलिटीज इन द सेंस कि अगर बैंक फेल हो जाती है या अगर बैंक करप्ट हो जाती है, ठीक है, डिफॉल्ट में आ जाती है, तो वो रिस्क जो है वो ओनर्स पे नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ओनर और बैंकिंग ये दोनों अलग अलग एंटिटी दिखते हैं इस रेगुलेशन लिमिटेड लायबिलिटीज में। तो यहाँ पे जो है जो फर्स्ट बैंक थी 1881 में जो स्टार्ट हुई थी एंड विद लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881, वो कौन सा आता है? हिंदुस्तान का ओध पंजाब। तो आंसर आएगा ओध कॉमर्शियल बैंक। वो आंसर कौन सा आ जाएगा? ओध कॉमर्शियल बैंक दैट इज मैनेज बाय इंडियंस विद द लिमिटेड लायबिलिटीज। यानी यहाँ पे ओनर्स की कोई लायबिलिटी नहीं है इन केस ऑफ डिफॉल्टर्स। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय नरसिम्हा राव कमिटी रिपोर्ट ऑन बैंकिंग। तो नरसिम्हा राव ने कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए थे? अगेन समवॉट रिपीटेड, नरसिम्हा टूक रिपोर्ट ऑन बैंकिंग। मर्जर्स, अगेन रिपीट क्वेश्चन है लेकिन फिर से डिस्कस कर ले। मर्जर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रिएटिंग ऑफ टू टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द लोन रिकवरी, बोथ A and C। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दैट इज बोथ A and C। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बोथ A and C। Which of the following is a correct regarding the objective of bank reforms in the 1990s? तो 1990s में अगर बैंकिंग रिफॉर्म की बात करेंगे तो आपको मालूम है 1990s की बात कर रहे हैं, यानी 1990s में क्या होता? दैट इज 1991 में डिलिबरलाइजेशन पॉलिसी पास हुई थी। तो यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्टिव करेक्ट है? फर्स्ट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बैंकिंग ऑपरेशन, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स, ग्रेटर कंट्रोल ओवर बैंकिंग फंक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। यानी ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए शेयर होल्डर्स की, और सभी बैंकिंग फंक्शंस पे प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज बहुत ही सिंपल सा है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ऑपरेशंस में, शेयर होल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और थर्ड कंट्रोल ओवर द बैंकिंग फंक्शन। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934? सेकंड शेड्यूल में कौन सी बैंक को इंक्लूड किया गया है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 2004 and thus it is the latest entry in the Indian banking as a new generation private sector bank. Which of the following bank has been included in the second schedule of the RBI Act? RBI का जो सेकंड फेज था, ओके, जिसमें प्राइवेट बैंकिंग को लाइसेंस देना था, सेकंड फेज ऑफ RBI, तो उसमें 2004 21 अगस्त 2004 किस बैंक को एंट्री, किस बैंक को लाइसेंस दिया गया और किसकी एंट्री हुई इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम एज अ न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक? तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ओके, हमने क्या डिस्कस किया था कि 1991 में ICICI, HDFC, ओके, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक,
DCB और IBPS, ये टोटल आउट ऑफ 10 प्राइवेट एंटिटीज, ये 6 बैंक जो है वो सक्सेसफुली अभी भी चल रही है। देन अगेन सेकंड फेज की हम बात करेंगे तो सेकंड फेज में जब हुआ था तो सेकंड फेज कब स्टार्ट हुआ था, डेट इज इन 2003 कोटक महिंद्रा बैंक एस्टेब्लिश हुई थी। एंड इन 2004 कौन सी बैंक एस्टेब्लिश हुई थी, यस बैंक वॉज एस्टेब्लिश। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया कि 2004 की बात करेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा दैट इज यस बैंक। क्लियर सबको। तो 2004 में कौन सी नई बैंक प्राइवेट बैंक की एंट्री हुई थी, दैट इज इन यस बैंक, दैट कम्स अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI। चलिए तो ऑप्शन है यस बैंक। चलो क्वेश्चन नंबर 15, द ब्रांडिंग लाइन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की टैग लाइन अगर हम कह सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग लाइन अगर हम कह सकते हैं तो वो कौन सी है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज मल्टीनेशनल बैंक और वर्ल्ड लोकल्स बैंक। आई थिंक सबको आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आएगा, A, B, C, D और E। तो बहुत ही सिंपल सा है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। उसको हम क्या, उसकी टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ टैगलाइन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो MCQ का जो है दैट इज रिलेटेड टू सेशन 1 वो भी कंप्लीट होता है। तो आई थिंक जो भी स्टूडेंट, ये हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, दैट इज हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एंड रिलेटेड विथ MCQ। तो आई थिंक ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग कह सकते हैं या तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जब भी आप एग्जाम्स में देखते हैं ना तो हिस्ट्री में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक सब बच्चे अच्छे से पढ़ो एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।